अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप तो आप सारे ठीक होंगे। बेटा कल जो आपका टेस्ट होने वाला है 2019 के पेपर्स का और प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ का, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और कोई अगर मिस्टेक होगी तो उसको भी देख लेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस मज़ीद हों तो आप डिस्कशन फोरम पर पूछ लीजिएगा। कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के मज़ीद जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के डेमो ग्रुप का लिंक शेयर किया जा रहा है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये फोकैटिंग इज़ द पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की पार्लियामेंट का ये नाम है। तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, वैसे बस पढ़ दिया। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में वो आपसे कह रहा है कि रेड सी इज़ एन इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन। रेड सी जो है ये कहाँ पर वाक़ है, आपने ये बताना है। तो वो कह रहा है जी रेड सी जो है इनलेट है इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन की इनलेट है और ये किन दो कंटिनेंट्स के दरमियान है। तो बेटा राइट आंसर आपका है अफ्रीका और एशिया के दरमियान मौजूद है ये आपका। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। यहाँ पर वो कह रहे हैं दी ऑथर ऑफ एनाक्रेनिया वाज लियो टॉल्स्टॉय। एनाक्रेनिया जो बुक थी उसका ऑथर कौन था आपके पास। तो इसका ऑथर आपके पास कौन है जी, लियो टॉल्स्टॉय। इसके अलावा एक और बुक थी जो इसने लिखी थी, बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बुक थी वार एंड पीस। वार एंड पीस, ये बुक भी लियो टॉल्स्टॉय ने ही लिखी थी। ठीक है, अक्सर पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो दो बुक्स आ गई हैं अब लियो टॉल्स्टॉय की तरफ से, एक तो एनाक्रेनिया आ गई और दूसरी बुक आपके पास आ गई है इसकी वार एंड पीस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। In July 2018, Pakistan Navy signed a contract for acquisition of 4 warships। पाकिस्तान ने 4 वारशिप्स का जो कॉन्ट्रैक्ट किया था 2018 में, वो टर्की के साथ किया था। तो ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। इस पेपर के ना आखिर में 15-20 क्वेश्चन हैं, वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, वो असल क्वेश्चन हैं डिस्कशन के लिए जो। उसके बाद ना इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 16 को बेटा आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 को, फिजियोथेरेपी डील्स विद, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। तो फिजियोथेरेपी एक मेडिकल टर्म है बेटा, और ये जो आपके जोड़ों के मसाइल हैं या मसल्स की जो इमोबिलिटी है, यानी उनकी हरकत के जो मसाइल हैं, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में वो आपसे कहता है कि इन MS वर्ड 2007 टू एक्सटेंड, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25, टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द एंड ऑफ वर्ड प्रेस। कह रहा है कि आप किसी वर्ड पर हो और आप उसके एंड पर जाना चाहते हो तो आपको क्या प्रेस करना चाहिए शॉर्टकट की में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो जाहिर सी बात है, आप इंग्लिश में जब वर्ड लिख रहे होते हैं तो लेफ़्ट टू राइट ही आप जा रहे होते हैं, इसलिए आपको राइट एरो ही प्रेस करना चाहिए, ना कि लेफ़्ट एरो। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं जी, कहाँ है क्वेश्चन नंबर 30, ये मेरे ख्याल है एंड में है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 30 आ गया बेटा आपके पास। यहाँ पर वो कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO, अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट विच वाज फाउंडेड इन 1964। तो बेटे जो ECO है ना, जो आजकल तो ECO है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इससे पहले RCD के नाम से मशहूर थी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 1964 में, और बाद में ये जो ECO है इसका नाम बाद में पड़ा है, और ECO आपके पास बनी है 1985 में। ठीक है, तो वो ये भी आपसे पेपर में पूछ सकता है कि ECO कब बनी थी। तो ECO 1985 में बनी थी, RCD 1964 में बनी थी, और ECO को बनाने वाले जो ममालिक थे वो जनाब थे आपके पास PTI। कौन से ममालिक थे जी, PTI। तो PTI वालों को तो एटलीस्ट याद हो जाएगा, जो इमरान खान के सपोर्टर हैं। ये वैसे ही मजाक में बात कर रहा हूँ मैं। P से आपका पाकिस्तान बनता है, T से टर्की बनता है, और E से ईरान बनता है। और ये जो आपका ECO है इसका हेड क्वार्टर आपके पास हो जाता है जनाब तेहरान में। ECO का हेड क्वार्टर कहाँ पर है,
तेहरान में। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको देखें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं बेटा। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ईसीओ का पुराना नाम आरसीडी था और ये आरसीडी जनाब आपके पास 1964 में बनी है। फिर ये ईसीओ में तब्दील हो गई, 1985 में ये ईसीओ बन गई और ईसीओ को बनाने वाले थे पाकिस्तान, टर्की और ईरान, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तेहरान में है। उसके बाद बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं थोड़ा सा। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, तो कॉमन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, लेकिन चले देख लेते हैं। यूज़र डेवलप्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर एक्सेल आर कॉल्ड मैक्रोज। एक्सेल को यूज़ करते हुए यूज़र के लिए जो इंस्ट्रक्शंस डेवलप की जाती हैं उनको मैक्रोज का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इधर उनको मैक्रोज का नाम दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेमस क्वेश्चन है। नेम द पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय एयर मार्शल असगर खान इन 1970। ये याद रखिएगा कि 1970 में बनाई है उन्होंने ये पार्टी, और ये पार्टी जनाब आपके पास जो थी, इस पार्टी का नाम था तहरीक इस्तकलाल। ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 को भी देख लें, इसके ऊपर डाउट है। ये नन ऑफ दीज नहीं है, ये आपने ख्याल रखना है। मैं बता देता हूँ। एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1946 हु वाज नॉमिनेटेड एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर ये उस वक्त जो नॉमिनेट किए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही किए गए थे, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को, थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये आपको करवा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में वो कह रहा है जी, ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 44। द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। अब देखें जी, बीजिंग इसका कैपिटल तो है चाइना का, लेकिन बीजिंग एक और हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि बीजिंग के अंदर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अब कुछ स्टूडेंट्स पेपर में क्या करते हैं जी कि जी सर SCO तो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी शंघाई में समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। बेशक वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डिटेल फिर आपको इंशाल्लाह कभी बताएंगे कि ऐसा क्यों है। उसके बाद बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इसलिए डिस्कस करना है कि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। PPSC का जो न्यू पैटर्न है ना, वो न्यू पैटर्न नहीं है, उसके अंदर बस यही है, वो क्वेश्चन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली चेंज कर करके उठा रहे हैं। अमजद साबरी असैसिनेटेड, यानी कि वो कत्ल किए गए या शहीद किए गए 2016, 22 जून 2016, ये याद रखनी है आपने डेट। ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब के बेटे थे, और ग़ुलाम फ़रीद साबरी जो है ना, ये एक बड़े मशहूर कव्वाल थे पाकिस्तान के, और ये अपने भाई के साथ कव्वालियाँ पढ़ते थे, और इनके भाई का नाम था मकबूल साबरी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 है, इसको भी देख लें। इन MS वर्ड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस R? तो ऑफ कोर्स नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन है, क्योंकि ये पैराग्राफ की राइट अलाइनिंग के लिए यूज़ होता है। R से बनता है राइट, R से क्या बनता है आपके पास? राइट। ये पैराग्राफ को राइट अलाइन करता है। कंट्रोल प्लस R का काम है किसी भी पैराग्राफ की राइट अलाइनिंग करना, किसी भी पैराग्राफ की राइट अलाइनिंग करना। तो ये आपने जहन में ज़रूर रखना है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 को भी देख लें चलते चलते, नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 51 तो कॉमन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ किस मुल्क ने जीते हैं? तो बेटा अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा नोबल प्राइज़ जीते हैं UK ने। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पर आपका आ जाता है USA, दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है UK, और तीसरे नंबर पर कौन सा मुल्क है ये आप लोग बताएंगे डिस्कशन फोरम पर, ठीक है। ये आप लोगों की ये समझ लें कि असाइनमेंट हो गई। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 54। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 54 बड़ा मशहूर सवाल है कि जनाब वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सी है? तो बेटा साल्ट के हिसाब से पूछा जाए तो कैस्पियन सी है, और सुपीरियर जो है दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। अगर वो आपसे ताज़ा पानी की लेक पूछ लेता है तो आपने लगाना है सुपीरियर, और अगर आपसे पूछ लेता है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक तो आपने लगाना है ऑप्शन
कैस्पियन सी है। एक और भी सवाल वो आपसे पूछ लेता है, ना वो सुपीरियर लगाए, ना वो फ्रेश वाटर पूछे, ना वो आपसे साल्ट वाटर पूछे, जस्ट वैसे ही पूछ ले कि दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो फिर आपने कैस्पियन सी ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल सबसे बड़ी कैस्पियन सी ही है। उसके बाद बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इज़ लोकेटेड इन यूएसए में है बेटा, ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। अब यूएसए तो है, वो आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि किस शहर में है, तो यूएसए के शहर वाशिंगटन में है जी ये, ठीक है। वैसे भी जितनी भी कंपनियां हैं ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सारे की सारी यूएसए में ही हैं। फेसबुक है, गूगल है, आपका ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है ना, ये सारे के सारे यूएसए में ही है, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादादारी है बेटा इन पर, तो वहीं से सारा कुछ हो रहा है ये। उसके बाद देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 63 को, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी एक नई बात मैंने आपको बतानी है, तो इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 63 को देखें। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक दूसरा नाम है हाउस ऑफ पेयर्स। अब हाउस ऑफ और लॉर्ड्स की जगह पे एक और वर्ड भी वो आपसे पूछ सकते हैं, हाउस ऑफ पेयर्स, तो ज़रूरी नहीं वो लॉर्ड्स ही कहे, हाउस ऑफ पेयर्स भी यूके का अपर हाउस है। अब ये अपर हाउस क्या होता है, लोअर हाउस क्या होता है बेटा, ये एक बाइकैमरल सिस्टम की बात है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक सेनेट है और एक कौमी असम्बली है, कौमी असम्बली को लोअर हाउस कहा जाता है और सेनेट को अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह यूके के अंदर भी एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है, और वहाँ पर जिस तरह हमारे यहाँ अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है, वहाँ पर अपर हाउस को क्या कहा जाता है बेटा, वहाँ पर अपर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ पेयर्स। आई होप सो आप ये बात समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम देख लेते हैं जी, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, और ये तो जनाब CSS के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा। स्प्रैटले आइलैंड इन साउथ चाइना सी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट है, आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना, वियतनाम, फिलिपाइन और मलेशिया। सारे ममालिक का इसके ऊपर झगड़ा है। इवन एक और कंट्री भी है जो यहाँ पर मिस है, और वो है ताइवान। ये सारे ममालिक कहते हैं जी स्प्रैटले आइलैंड हमारा है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। वियतनाम, मलेशिया, चाइना, फिलिपाइंस, ताइवान, ये सारे के सारे झगड़ते रहते हैं, और ये सारा मसला कहाँ पर है, साउथ चाइना सी के अंदर है, और ये ट्रेड इशू की वजह से होता है। इसी वजह से चाइना जो है CPEC की तरफ भी आ रहा है ताकि इन मसाइल से वो बच सके। इवन यहाँ पर तो अमेरिका ने भी थोड़ा सा अपना हाथ डाल रखा है, खैर वो डिटेल ज़्यादा है, वहाँ पर हम नहीं जाते। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है जी, सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय करमचंद गांधी। अब ये गांधी साहब ने एक, ये अफ्रीका में उन दिनों में थे, अपनी कोई बात मनवाने के लिए इन्होंने वहाँ पर एक मसाइल शुरू कर दिए थे वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, सत्याग्रह इन्होंने उसको नाम दिया था, और इसमें इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी कि जब तक मेरी डिमांड्स नहीं मानी जाएंगी तो मैं ये भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। उसके अलावा इन्होंने इंडिया के अंदर भी ये सत्याग्रह के नाम से तहरीक चलाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और उस वक्त भी इन्होंने अपने बाकी दोस्तों के साथ और लीडर्स के साथ मिलकर भूख हड़ताल की थी, और अपने मतलब जो इनके मुतालबात थे वो मनवाने की कोशिश की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बेटा बताया था कि पाकिस्तान के अंदर 2025 तक बड़े ख़तरनाक हालात पैदा होने के चांसेस हैं। वाटर स्कैरसिटी पैदा हो जाएगी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, यानी कि शॉर्टेज, ये सिनोनिम एंटोनिम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बड़े हालात गंभीर होने वाले हैं 2025 तक, ऐसी रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो PCRWR है ना, इसका एब्रीवेशन भी आपको याद होना चाहिए कि ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है, इसकी डिटेल आपको मालूम होनी चाहिए, आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 85। ये तो वैसे कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन चलें इस पे निशान लगाया है आज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 85, सिमले डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर।
तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, रट्टे वाला क्वेश्चन है कि सोआन रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को ही देख लेते हैं। 86 में कहना चाह रहा था, 85 बोल गया। मिर्ज़ा गालिब वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ औरंगज़ेब आलमगीर, या ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान। तो अब ये देखें जी, ये असल में ना इसका सही जवाब सर सैयद अहमद ख़ान है। मिर्ज़ा गालिब जो थे ना, ये सर सैयद अहमद ख़ान के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। कंटेम्प्रेरी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम असर एक ही वक्त के दो लोग या दो चीज़ें जो एक ही वक्त में मौजूद हों। तो सर सैयद अहमद ख़ान इज़ द राइट आंसर। उसके बाद बेटा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में पूछा गया, इस बार हो सकता है FIA में भी पूछ लिया जाए। ऑन सितंबर 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड गवादर फ्रॉम ओमान। अब ये भी बता दूं कि ओमान के पास ये तकरीबन 200 साल तक रहा। उसके बाद उन्होंने ये गवादर पाकिस्तान को बेच दिया। यकीनन अगर उन्हें पता होता कि मुस्तकबिल में गवादर की इतनी इंपॉर्टेंस होगी तो ओमान कभी भी पाकिस्तान के हवाले गवादर को ना करता। बहरहाल 1958 में 200 साल उन्होंने इसे अपने पास रखा। अब हिसाब किताब लगा लें कि उन्होंने कब ख़रीदा था और किससे ख़रीदा था। ओमान के पास क्या ये शुरू से था या उन्होंने कहीं और से लिया था, ये आपके लिए असाइनमेंट हो गई। या आप जवाब देंगे अपना उस पर डिस्कशन फोरम पर। उसके बाद बेटा ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। ग़ुलाम मोहम्मद बैराज इज़ ऑन रिवर इंडस एट कोटरी हैदराबाद। ये भी वो आपसे पेपर्स में पूछ सकता है कि ग़ुलाम मोहम्मद बैराज कहाँ पर मौजूद है। रिवर इंडस पर, कोटरी हैदराबाद में मौजूद है ये। तो ये तो हो गए क्वेश्चंस हमारे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जनाब आपके, ये डिस्कशन जो होती है, ये एक्स्ट्रा जो मालूमात हम देते हैं, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा। तो इनको भी आप ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ा करें कि टीपू सुल्तान को टीपू साहब भी कहा जाता था, ये टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते थे उनको, और ये किंगडम ऑफ मैसूर में इनकी गवर्नमेंट थी। ठीक है। अब टीपू सुल्तान की जो डेथ है ना, ये 1799 4 मई को श्रीरंगपटना इंडिया में हुई है। ये बड़ी अहम मालूमात हैं। उसके बाद इनके वालिद साहब का नाम हैदर अली था, इनकी वालदा का नाम फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा था। तो वालिद का नाम तो मोस्टली लोगों को पता है कि इनके वालिद का नाम हैदर अली था, लेकिन फ़ातिमा फ़ख्रुन्निसा इनकी वालदा का नाम था, ये भी आपने याद रखना है। और टीपू सुल्तान के अलावा इन्हें टीपू साहिब भी कहा जाता था। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मालूमात हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ा करें। यहाँ से हम क्वेश्चंस बनाते भी हैं। सॉरी बेटा, मेरा गला ख़राब है 2-3 दिन से ना। अच्छा जी, ये फर्डिनेंड मैक्रोज, इसको आप ख़ुद पढ़ लेंगे। आगे चलते हम जी लाल बहादुर शास्त्री साहब के बारे में ज़रा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो लाल बहादुर शास्त्री थे, 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी तो ये उस वक्त PM थे, इंडिया के PM थे ये। उसके बाद 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ताशकंद में बैठकर 1966 में ये हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब गए थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री साहब ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। ठीक है जी। और ये भी बता दूं कि इसके दरमियान जो मतलब निगोशिएशन करवाई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो सोवियत यूनियन ने करवाई थी। ठीक है। और जो लीड कर रहे थे इस सारे मामले को, उनका नाम था एलेक्सी कॉसेजिन, ये उनका नाम था। और ज़ाहिर सी बात है सोवियत यूनियन के प्रीमियर थे ये। ठीक है। और ताशकंद यानी कि उज़्बेकिस्तान में ये मुआहदा हुआ था। तो ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं एक ही टॉपिक के बारे में कि ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था जी। फ़ेब 1966 में पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री थे। एग्रीमेंट करवाने वाले कौन थे? सोवियत यूनियन थी। और लीड किसने किया था? एलेक्सी कॉसेजिन ने। और ये ताशकंद उज़्बेकिस्तान में मुआहदा तय पाया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने ये सवाल पूछा था कि सर ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या है, तो बेटे ये डिटेल आ गई है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी था जो वर्ल्ड वार 1 के बाद हुआ था। वर्ल्ड वार 1 के बाद पीस ट्रीटी हुआ और इसी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में बनाई गई थी। 1919 में बेटा ये साइन हुआ है और इफ़ेक्टिव हुआ है ये 1920 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि साइन तो ये हुआ है 1919 में, लेकिन इफ़ेक्टिव ये हुआ है 1920 को जाकर। तो ये नेक्स्ट पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये सबसे पहला जो वर्ल्ड कप खेला गया था फुटबॉल का उसके मुतालिक है कि सबसे पहले जो वर्ल्ड कप का फुटबॉल था वो यूरुग्वे ने उसमें डिफ़ीट किया था अर्जेंटीना को 4-2 से, ठीक है जी। और 1928 में द फर्स्ट वर्ल्ड कप फाइनल हेल्ड ऑन 30 जुलाई 1930, 93,000 लोगों ने इस मैच को देखा था, ठीक है जी। तो यूरुग्वे ने अर्जेंटीना को इसमें डिफ़ीट दी थी, ये भी आपने याद रखना है। 1930 में ये हुआ था फाइनल। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट। हाँ जी, ये म्यूज़ियम के बारे में बताया गया। बड़ा क्वेश्चन ये बार बार रिपीट होता है कि मैडम टुसाड्स वैक्स म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड इन लंदन। अब इसे वैक्स म्यूज़ियम क्यों कहते हैं कि इस म्यूज़ियम के अंदर ना जो पुतले बने हुए लोगों के वो वैक्स यानी कि मोम के बने हुए हैं। ये आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा, इसीलिए इसे वैक्स टुसाडे ट्यूसैड्स, ये जो वर्ड है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन को मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा, तो सॉरी बोलता हूँ मैं इसके लिए। मेरे ख्याल है वर्ड ये यही है कि मैडम ट्यूसाड्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 1835 में इसकी बुनियाद पड़ी थी और इट वाज फाउंडेड बाय वैक्स स्कल्प्टर मैरी ट्यूसाड। यानी ये जो मैरी ट्यूसाड था ना इसी ने इसकी बुनियाद डाली थी, इसी वजह से इसको मैडम ट्यूसाड्स का नाम दिया गया है इस म्यूज़ियम को, और लंदन में ये मौजूद है। तो भाई इसमें बेटा काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं कि लंदन में ये म्यूज़ियम है, 1835 में इसकी बुनियाद पड़ी है और जो स्कल्प्टर था मैरी ट्यूसाड उसने ही इसकी बुनियाद डाली थी वहाँ पर, ठीक है। 1835 में बना, ये भी आपने याद रखना है। ये सोलर सिस्टम वाला आप फिर खुद पढ़ लेंगे, ये वही आ गया आरसीडी जो मैंने आपको बताया था कि 1964 में बना था। ईरान पाकिस्तान टर्की ने इसको बनाया था 1985 में, फिर ये ईसीयू बन गया। लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया का एक और नाम भी है, इसको फेरोज़ ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी इसको कहा जाता है। और ये एक लाइट हाउस है जिसको टोलेमिक किंगडम ने बनवाया था। अब ये जो है ना इसकी जो हाइट है तकरीबन 100 मीटर है ओवरऑल इसकी हाइट, यानी 103 से 118 है, तो ओवरऑल उसने इसको 100 मीटर ही कह दिया, ठीक है ना। तो लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया ये इजिप्ट में मौजूद है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये भी 7 अजूबों में शामिल है जो दुनिया के अजूबे हैं मतलब, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको आप खुद पढ़ेंगे। ये वही स्प्रैटली आइडलैंड आ गया है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले ही। ये हाँ जी, ये लियाकत नहीं, हाँ, ये लियाकत अली ख़ान के कत्ल की शहीद जब उनको किया गया था वो सारी डिटेल है कि 16 अक्टूबर 1951 को उन्हें कत्ल किया गया और तकरीबन वहाँ पर 1 लाख का मजमा था। कंपनी बाग रावलपिंडी के अंदर ये सारा वाक़या हुआ था, कंपनी बाग रावलपिंडी में 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी में ये सारा काम हुआ है। और आपको शहीद करने वाले जो बंदा था वो था एक प्रोफेशनल किलर था और उसे सैयद अकबर, कहीं पर ये सैयद अकबर भी लिखा जाता है इसका नाम, उसने आपको शहीद किया था। उसके बाद ये आपके पास मिर्ज़ा गालिब का आ गया कि जी मिर्ज़ा गालिब जो थे वो एक उर्दू और फ़ारसी पोइट थे और उन्होंने आखिरी मुग़ल बादशाह यानी बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उसके अलावा ये जो टाइम था वो सर सैयद अहमद ख़ान का भी था, तो सर सैयद अहमद ख़ान या बहादुर शाह ज़फ़र दोनों ही ठीक हैं। मज़ीद ये पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ लगा था 1958 में उसकी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप खुद पढ़ लेंगे बेटा, क्योंकि हमने नेक्स्ट पेपर को भी डिस्कस करना है और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कियास। कियास क्या चीज़ है जी? तो बेटा कुरान अपना इस्लाम के जो है ना 4 अनासिर हैं किसी भी फ़ैसले को करने के लिए और शरई असूल, मतलब कोई शरई मसला हो उसको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि कुरान है, फिर आपका हदीस है, फिर इजमा है और आखिर में आता है कियास। कोई मसला अगर समझ ना आए तो उसे कुरान से मतलब डिस्कस किया जाता है, उसका हल निकाला जाता है, उसके बाद हदीस से, फिर
वहाँ से भी कोई बात क्लियर ना हो तो इजमा करते हैं, उलमा कराम मिलकर फ़ैसला करते हैं। और आखिरी चीज़ है क़ियास, और क़ियास का मतलब भी वही फ़ैसला करना है, यानी कि जजिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सा नर्व सेल सबसे बड़ा सेल है आपका। और ये सिर्फ लार्जेस्ट नहीं है, ये आपका लॉन्गेस्ट सेल भी कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें बेटा कि सिंगल लेयर सिंगल साइडेड डीवीडी अगर आपके पास हो, ये बात जहन में रखें, ज़रा ध्यान दें कि सिंगल लेयर हो और सिंगल साइडेड डीवीडी हो तो 4.7 GB, और अगर ये डबल साइडेड हो जाए तो ये 9.5 GB तकरीबन डाटा स्टोर करती है। ये भी पेपर्स में कई बार पूछा गया है, तो ये ख्याल रखिएगा कि सिंगल साइड और सिंगल लेयर हो तो 4.7 GB, और डबल साइड डबल लेयर हो तो तकरीबन 9.5 GB डाटा को ये स्टोर करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्लिक मीन्स, ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्लिक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह जिरगा बैठता है, ये एक पंचायत बैठती है, उसको आप ग्रुप ऑफ पीपल को क्लिक कह सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सा है। विटामिन डी एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है बेटा। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सा विटामिन है, तो वो विटामिन सी है। ये फल पकाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, फल पकाने में। ये PMS 2019 या 20 के पेपर्स में पूछा गया था, ठीक है जी। फल पकाने में कौन सा विटामिन यूज़ होता है, विटामिन सी, ये आपने जहन में रखना है। उसके बाद बेटा हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ कॉल्ड कन्वेंशन रिडन। ब्रिटेन यानी यूके एक ऐसा मुल्क है जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कन्वेंशन रिडन कहा जाता है। कन्वेंशन राइडन या कन्वेंशन रिडन इसको बोला जाता है। कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा कोई भी यकीन, बिलीफ, अकीदा। असल में बरतानिया में ना जो रिवाज चले आ रहे हैं उनके अपने पुराने टाइम के, और जो कन्वेंशंस उनकी चली आ रही हैं वो भी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। वो रिटन फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन वो अपनी रिवायात को बरकरार रखे हुए हैं। और वो उनकी, जिस तरह हमारा इस्लाम जो है, हम जब हमारे जितने भी कवानीन बने मुल्क में, आपके जो आइन बने 1956, 62, 73, उनके अंदर आपने इस्लाम से कंसल्ट किया। तो ब्रिटिश वाले जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो अपने कन्वेंशंस के ज़रिए, अपने रिवाज के ज़रिए, रस्म व रिवाज और वहाँ पर जो भी उनके बिलीव्स हैं उनके ज़रिए वो अपने अमेंडमेंट वगैरह करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए उनके कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन अपना कन्वेंशन राइडन या कन्वेंशन रिडन बोला जाता है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा मुल्क है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क का है। सबसे मौसर कह लें आप, जामे कह लें, ब्रीफ कह लें, तो वो बेटा अमेरिका का है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किस मुल्क का है, सबसे लॉन्गेस्ट। तो बेटा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपके इंडिया का है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताएं बेटा। कन्वेंशन रिडन तो हो गया ब्रिटिश का। अमेरिका का क्या था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अमेरिका का है सबसे ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का है। तो ये एक तीर से 3-4 शिकार मैंने आपको करवा दिए जी। ये बल्कि क्वेश्चन नंबर 36 में यही पूछा हुआ है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36 को आप देख लें, ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 36। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज़ ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ये अमेरिका, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 49 और 50 को देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 है, नागोया इज़ द सी पोर्ट ऑफ जापान, एक रट्टे वाली चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है जी, लोटस लेक इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद। अब लोटस लेक के साथ साथ यहीं पर एक और लेक है जिसका नाम है कंवल लेक, कंवल झील कह लें, कंवल लेक कह लें आप उसको। ये लोटस लेक के बिल्कुल साथ है। तो ये दोनों जो झीलें हैं ना, लोटस लेक और कंवल लेक, ये दोनों की दोनों कहाँ पर है, इस्लामाबाद में। तो 2 झील आपको याद रखनी है यहाँ पर, लोटस लेक और कंवल लेक है। कंवल लेक FPSC के क्वेश्चंस में पूछा गया था पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 नहीं, सॉरी 56। अ कम्बिनेशन ऑफ 16 बिट्स इज़ कॉल्ड अ वर्ड। निबल के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ निबल। बिट तो चलें ये बता देते हैं कि 1 या 0 ये आपके पास बिट है। निबल क्या है और ये कितने बिट्स से बनता है, ये आप मुझे डिस्कशन फोरम पर बताएंगे। वर्ड तो बन गया 16 बिट्स से,
बिट हो गया 0 और 1। तो ये जो निबल है ये कितने बिट्स से बनता है ये आप लोगों ने बेटा बताना है। बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको ये बताना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं कि ईरान के बाद सबसे ज़्यादा कारपेट्स किस मुल्क में बनाए जाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 59। आफ्टर ईरान विच इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कारपेट्स, टर्की है। अच्छा जी, ये कारपेट्स सबसे ज़्यादा ईरान में बनाया जाता है ना। ये सबसे पहले 1935 में ये काम कारपेट इंडस्ट्री स्टार्ट करवाई थी रज़ा शाह पहलवी ने। ठीक है जी, रज़ा शाह पहलवी जो ईरानी प्रेसिडेंट थे पुराने, रेवोल्यूशन इनकलाब आने से पहले की बात ये बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने ये कारपेट इंडस्ट्री स्टार्ट करवाई थी जो दुनिया की सबसे बड़ी कारपेट इंडस्ट्री मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 को देख लें आप। द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज गिवन बाय, ये रोज़ेफ जो थे इन्होंने दिया था, और इन्होंने ये आइडिया अपनी एक बुक इन्होंने लिखी थी। उस बुक का नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुक का नाम क्या था जी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उस किताब में उन्होंने ये आइडिया दिया था। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है नेक्स्ट किसी भी पेपर में कि जी ये जो लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का आइडिया है रोसेफ साहब ने जो दिया था, ये उनकी कौन सी बुक में? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। और ये किताब इन्होंने 1762 में लिखी थी। कब लिखी है जी ये बुक इन्होंने? 1762 में। और ये जो नारा है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी का, ये सबसे पहले आपका जो फ्रांस में इनकलाब आया था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है सबसे पहले। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ख़ुद अपने जहन में रखना है कि ये लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाला जो नारा है या ये जो आइडिया है, ये सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट हुआ था। रोसेफ साहब ने ये दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में उनकी ये मौजूद है और 1762 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। उसके बाद बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61 को भी देख लेते हैं जी। यहीं पर मौजूद है, थोड़ा सा ये बीच में मिक्सअप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 61, द सोरी डायनेस्टी लास्टेड इन इंडिया फॉर 15 ईयर्स, 1540 से 55 तक रही है। शेर शाह सूरी साहब ने ये कायम की थी। और ये शेर शाह सूरी अफ़गानी थे। आजकल अफ़गानिस्तान के मसाइल आपको पता ही हैं, फिर तो अफ़गानी किसी से कम नहीं है भाई। ये शेर शाह सूरी भी जो है एक अफ़गानी थे और इन्होंने 1540 से लेकर 1555 तक इंडिया में हुक्मरानी कायम की थी। अच्छा, ये भी आपको मैं बता दूं शेर शाह सूरी साहब के बारे में कि ये मुग़लिया दौर में ना गवर्नर रहे हैं, बाबर के दौर में ये। लेकिन बाबर के बाद जब उनका बेटा हुमायूं आया ना, तो उससे इनके इख्तलाफात थोड़े से बढ़ गए। और उसकी एक डिटेल है काफ़ी ज़्यादा कि इख्तलाफात क्यों बढ़े थे। बहरहाल इन्होंने बगावत कर दी और अपनी ही सल्तनत कायम कर दी। तो हुमायूं इनसे फिर एक जंग भी लड़ा था और वो हार कर भाग गया था। फिर उन्हें फ़ारसियों ने पनाह दी थी। वो फिर बहरहाल एक लंबी डिटेल है। फ़िलहाल आपने इतना याद रखना है कि शेर शाह सूरी अफ़गानी थे। 15 साल इन्होंने हुकूमत किया, 1540 से 1555 तक। और मुग़लिया दौर में ये बादशाह जो बाबर था ना, उसके ये गवर्नर रहे हैं, उसकी आर्मी के ये जनरल भी रहे हैं, मतलब कमांड किया था उनकी आर्मी की इन्होंने। ये सारा कुछ आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं बगैर देर के। काफ़ी लेक्चर हमारा लेंथी हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 आपके पास है, द D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। तो वो G8 है, मिक्स ना कर दीजिएगा। G8 का कोई हेड क्वार्टर नहीं है, नो हेड क्वार्टर। ठीक है जी, G8 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई हेड क्वार्टर नहीं। और ये जो D8 जिसके बारे में अभी आपको बताया जा रहा है, इसका हेड क्वार्टर बेटा इस्तांबुल में मौजूद है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। G8 का कोई हेड क्वार्टर नहीं और D8 का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इस्तांबुल में। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की ये तंजीम है। और मज़ीद भी आपको बता दूं कि ये बनी कब थी? D8 बेटा 1997 में बनाई गई थी, 1997 में। तो इस तंजीम के मुतालिक आपसे वो कोई भी सवाल पूछ ले, इंशाल्लाह आप इजीली बता देंगे कि जनाब D8 डेवलपिंग कंट्रीज़ की तंजीम है, इस्तांबुल में इसका हेड क्वार्टर है और 1997 1997 में ये बनाई गई है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83 को। क्वेश्चन नंबर 83 कहाँ पर है? हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 83। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेशन OIC, इसकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 3 हैं बेटा। और इसको याद करने का तरीका है, आप इसको FIA तो आपको पता ही है, इसको FEA से आपने याद रखना है। F से आपका बन जाएगा फ्रेंच, E से आपका बन जाएगा इंग्लिश और A से आपका बन जाएगा अरेबिक।
तो फ़ी यानी कि FEAOIC में भी 3 वर्ड्स हैं, इसकी लैंग्वेजेस भी 3 ही हैं। OIC की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, इंग्लिश एंड अरेबिक। उसके बाद बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं, बस एंड करते हैं इसको जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 88, सेकंड लार्जेस्ट सिटी जो है पाकिस्तान का कौन सा है जी? वो लाहौर है, ज़ाहिर सी बात। और पहला आपको सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है कराची है। अच्छा, ये तो पाकिस्तान का उसने पूछा, अगर आपसे वो पूछ ले कि पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो बेटा पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है। उसके बाद चलते हैं जी, बस बाकी तो ना ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ही पढ़ लेंगे। उर्दू के जो क्वेश्चंस हैं ये कोई ख़ास टफ़ नहीं है, सारे रट्टे वाले क्वेश्चन हैं। सैयदुल उमरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत मोहानी साहब को कहते हैं ज़बान लाल होना, गुंग होना। इनकार की शायरा कौन है? परवीन शाकिर। चौपाल किसने लिखी है? अहमद नदीम कासमी ने। तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो, ये मशहूर शेर किसका है? कलीम अहमद आजिज़ का है। तो उसने आजिज़ ही कर दिया ना, कि करामात ऐसी की कि वो बंदा ही बेचारा आजिज़ हो गया, तो कलीम अहमद आजिज़ मशहूर है ये भी काफ़ी क्वेश्चन। उसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको बेटा आप खुद पढ़ लेंगे। ये देखें, ये सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल है वो आपका नर्व सेल है, ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आइस हॉकी जो है, इसको भी आप खुद पढ़ लेंगे। असहाबे कहफ की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? जॉर्डन या सीरिया में है, शाम में ही है। असहाबे कहफ की तफसील ज़्यादा यही है कि वो शाम में मौजूद है, ठीक है जी, पहाड़ जो है ये। उसके बाद USA का कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप खुद पढ़ लेंगे। 1787 में फिलाडेल्फिया, 1787 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के सारा मामला तय हुए थे। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं बेटा। यहाँ पर ये चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK और आपके अमेरिका यानी कि USA, और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। उसके बाद जनरल असम्बली जो है उसकी टर्म 2 साल है, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद सार्क की बात यहाँ पर बताई गई कि सार्क के अंदर टोटल 8 मेंबर्स हैं, और ये तो बड़ा मशहूर हुआ है, हर बंदे को पता है कि MBBS पेन। तो ये तो बड़ा इजीली अब याद हो जाता है जी। सार्क के जो मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर्स हैं। M से आपका बनता है मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, फिर S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफ़गानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। इस तरह ये टोटल आपके 8 कंट्रीज़ बन जाते हैं। तो आई होप सो बेटा आपको बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट के लिए ये सारा डाटा था, इसको अच्छी तरह तैयार करें। इंशाल्लाह इसका 24 आवर्स के बाद टेस्ट होगा, और नेक्स्ट डाटा की एक्सप्लेनेशन तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एंड में जाकर देख सकते हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर डेमो ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।